हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और दमदार सेशन के साथ, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो चैप्टर हमने आगाज किया है, जो बिल्कुल अपने अंजाम की तरफ अब बढ़ता हुआ, जिसमें एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज, जो कि होगा कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमें यह पता है कि भैया देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं। इनको इसलिए कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स कहा जाता है या इनको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक नए किस्म का बॉन्ड देखने को मिलता है। बट अगेन, इनके अंदर केटायन भी होता है और एनायन भी होता है, जो कि H+ और OH- नहीं होता। और जब केटायन और एनायन होता है तो ये एक सॉल्ट हो सकता है। जब हम इनको सॉल्ट मानते हैं तो हम इन्हें एक और नाम देते हैं कि ये सब कलर्ड सॉल्ट्स होते हैं। ये सब के सब कलर्ड सॉल्ट्स होते हैं, मतलब इनके पास आपको अलग अलग सॉल्ट्स के कलर, अलग अलग सॉल्ट्स के रंग देखने को मिलते हैं। अब जनरली अगर हम आयोनिक सॉल्ट्स को देखें तो मोस्ट ऑफ द आयोनिक सॉल्ट्स आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आप याद करो, आपने 10th क्लास में सॉल्ट्स पढ़ा है, 11th में भी आपने सॉल्ट्स पढ़ा है, 12th में भी पढ़ रहे हो आप बहुत सारे सॉल्ट्स। तो आप हमेशा जो आयोनिक सॉल्ट्स होते हैं, जो आयोनिक बॉन्ड जिनमें पाया जाता है, जैसे आपके घर में यूज होने वाला देश का नमक, टाटा नमक, वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट है। आप कोई भी नमक उठा लो, आप वॉशिंग पाउडर से लेकर आप ब्लीचिंग पाउडर, ये सब सॉल्ट होते हैं। 10th क्लास में आपने सारी बात करी है। आपने हमेशा इनको कहा है कि यार ये लोग व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट होते हैं। क्रिस्टलाइन होते हैं कि अमॉर्फस होते हैं, चलो ये तो बहस अलग है, लेकिन व्हाइट सॉल्ट्स होते हैं, ये बात हमें पता है। तो इनके पास व्हाइट कलर होता है और कई तो कलरलेस भी होते हैं। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं भाई साहब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की, जब हम चर्चा करते हैं कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स की, तो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स में कलर देखने को मिलते हैं। ये बड़े रंग बिरंगे सॉल्ट्स होते हैं, ये बड़े रंगीले सॉल्ट्स होते हैं। अब क्या वजह है कि इनके अंदर आपको कलर देखने को मिलता है? क्या वजह है कि ये इतने रंगीले होते हैं? अलग अलग रंगों की वजह, अलग अलग रंगों से ये पहचाने जाते हैं, अलग अलग रंगों की वजह से जाने जाते हैं। वो कलर के पीछे का रीजन, वो कलर के पीछे की थ्योरी हम आज अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस में, जो कि मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। और यही लेक्चर आप अगर YouTube पर देख रहे हो तो यही लेक्चर आप वेबसाइट पर भी देख सकते हो। बल्कि मैं आपको एडवाइस करूंगा, मैं आपको 100% यही चीज बोलूंगा कि आप वेबसाइट पर जाओगे, magnetbrains.com की वेबसाइट पर जाओगे तो वहां एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। वहां आपको लेक्चर को ढूंढना नहीं पड़ेगा यूट्यूब की तरह, आपको प्लेलिस्ट ढूंढनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड वे में प्लेलिस्ट बनी हुई है। बस आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और चैप्टर सेलेक्ट करना है। पूरे चैप्टर के टॉपिक वाइज लिस्टिंग आपको नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिख जाएगी। सीक्वेंस में आप टॉपिक पढ़ते जाए, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। इसके साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स, ये सारे सेशंस आपको वेबसाइट पर एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो सबसे ऑर्गेनाइज और बेहतर तरीका है वेबसाइट पर जाकर पढ़े। और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है वेबसाइट भी। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई कूपन कोड नहीं लेना, कोई प्रीमियम पैकेज नहीं खरीदना। 100% सिर्फ आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना और कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। क्लियर हो गया? तो लेट्स स्टार्ट विद द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जानते हैं। पहले कुछ थ्योरी की हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं ये जानना पूछना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में मेरे को सब लोग इसका आंसर देंगे कि कलर जो है वो आपको क्या फिनोमिना लगता है, मतलब कलर किसी चीज का आपको क्यों दिखता है। हालांकि ये चर्चा हमने 11th में कर ली है। 11th में मैंने मेरे लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे, खास तौर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, तो कलर्स को लेकर मैंने वहां बात करी थी। बट फिलहाल मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूं, कोई भी अगर आप एक्सप्लेन कर पाए कमेंट सेक्शन में, मेरे को बिल्कुल आंसर करे इस बात का कि कलर का क्या फिनोमिना आपको पता है। कोई भी चीज अगर मुझे रंग बिरंगी दिख रही है, अगर मुझे कलर से युक्त दिख रही है, तो उस चीज का मुझे वो कलर क्यों दिखाई देता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो उसके पीछे का एक ही फिनोमिना है, वो फिनोमिना है लाइट का। सिंपल, कलर इज अ फिनोमिना ऑफ लाइट। और इस लाइट के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि फलानी कोई भी चीज कौन सा कलर हमें दिखाएगी। बल्कि यह कहना चाहिए कि वो फलानी चीज जिस कलर के प्रेजेंस में मौजूद होगी, जिस कलर के मीडियम में हमें दिखाई दे रही होगी, उस कलर के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि आपका वो सब्सटेंस का क्या कलर होगा। ठीक है? क्योंकि अगर उस रूम में लाइट नहीं है, अगर उस रूम में लाइट बिल्कुल नहीं है, तो आपको उस चीज का कलर कोई सा भी हो, वो ब्लैक ही कलर दिखाई देगा। वो आपको ब्लैक कलर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर इज बिकॉज वहां पर पूरा डार्कनेस है, आपको लाइट नहीं है, पूरा डार्कनेस है। और भाई साहब, डार्कनेस मतलब अंधेरा, अंधेरे का रंग तो काला होता है, तो ब्लैक है। और मैं आपको असल में ये चीज भी बताऊं
कि दुनिया में जो कलर हैं वो किसी सब्सटेंस के होते नहीं है। वो जो लाइट जिस मीडियम में उसे देखा जा रहा है उसके हिसाब से वो अपने आप से कलर रिफ्लेक्ट करती है, जो आपको उसका कलर नजर आने लगता है। उसका खुद का कोई कलर नहीं है, वो तो जिस लाइट के मीडियम में उसके रखा है, जिस लाइट के मीडियम में आप उसे देख रहे हो, उस हिसाब से वो आपको कलर आपको अपना आंखों में दर्शाएगी और आपकी आंखों तक वो कलर पहुंचाएगी। जैसे मान लो कोई चीज है रेड कलर की, अब वो रेड इसलिए दिख रही है क्योंकि उससे रेड कलर की रेडिएशंस निकलकर आपकी आंखों तक पहुंच रही है। तो जब भी आप उस चीज को देखोगे आपको अपनी आंखों में लाइट रेड कलर की रेज आती हुई दिखाई देंगी, तो आपको ऐसा लगेगा उस चीज का कलर रेड है। उसका कलर रेड नहीं है, वो तो रेड कलर आपको एमिट करके दे रहा है। तो आपको दिख रहा है ऐसा कि उस सब्सटेंस का रेड कलर है। अगर आप उसको किसी और लाइट के मीडियम में देखोगे तो उसका कलर अलग दिखेगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि कलर का फिनोमेना सिंपल उस लाइट पे डिपेंड करता है जिस लाइट में आप उस सब्सटेंस को देख रहे हो। सिंपल सा फंडा है। जैसे मान लो मैं एक व्हाइट शर्ट पहनकर गया हूं, और व्हाइट शर्ट का फंडा ये है, वो व्हाइट इसलिए दिख रही है क्योंकि आपको जो 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो 7 कलर्स होते हैं जिनको हम विबग्योर कहते हैं, ये जब इक्वल प्रोपोर्शंस में मिल जाते हैं तो वहां पर सफेद रंग बन जाता है, व्हाइट कलर बन जाता है। तो अगर मैं शर्ट पहना हूं व्हाइट कलर की और आप उसको नेचुरल लाइट में देख रहे हो, सनलाइट, मान लो आप सनलाइट में देख रहे हो, तो सनलाइट से विबग्योर मेरे पास आया और मेरी व्हाइट शर्ट ने उसको एब्जॉर्ब नहीं करा, उसने आपकी वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, फेंक दिया वापस, आपकी आंखों में वो विबग्योर आया, 7 रंगों का पूरा मिक्सचर। जब 7 रंगों का पूरा मिक्सचर आया तो आपको क्या दिखाई देगी? व्हाइट कलर की लाइट दिखाई देगी। तो आपको क्या लगेगा? मेरी शर्ट को देखकर आपको दिखेगा कि व्हाइट कलर है, तो आपको मेरी शर्ट का व्हाइट कलर नजर आएगा। अब मान लो यही शर्ट मैं आपको एक डीजे वाली लाइट्स में दिखाऊं। डीजे वाली लाइट समझ गए? वो जो डिस्को क्लब्स होते हैं उनमें जो लाइट्स चमकती हैं, उस लाइट्स में अगर आप मेरी शर्ट को देखो तो आपको फिर व्हाइट नजर नहीं आएगी, आपको कुछ और कलर नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वहां से कोई लाइट रे और निकली, मेरी शर्ट ने कुछ और रिफ्लेक्ट करा, आपकी आंखों में कुछ और लाइट रह गई, तो आपको वो कलर मेरी शर्ट का नजर आएगा। क्लियर हो गया? तो शर्ट का कलर हो या किसी भी सब्सटेंस का कलर हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी लाइट को टकराकर आपकी आंखों तक भेज रहे हैं, और जो लाइट रे वो आपकी आंखों तक भेजेंगे आपको उस सब्सटेंस का वही कलर नजर आएगा। अगर आपकी आंखों में कोई कलर नहीं आ रहा, कोई लाइट रे नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपकी आंखों के सामने अंधेरा है। तो उस चीज को देखने पर हमेशा आपको ब्लैक कलर दिखाई देगा, मतलब आपको क्योंकि ब्लैकनेस लगेगी, क्योंकि आपके सामने अंधेरा आ जाएगा। ब्लैक इज नॉट अ कलर, बस कोई कलर जब नहीं है तो फिर ब्लैक है, वहां अंधेरा है, ये चीज होती है। तो लाइट का ये फिनोमेना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको ही हम अप्लाई करेंगे अपने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में। इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सेंस में भी। तो चर्चा करते हैं उसकी, पहले डिस्कशन करते हैं थ्योरी का, थ्योरी को समझते हैं। अ सब्सटेंस अपीयर्स कलर्ड, कोई भी सब्सटेंस कलरफुल अपीयर करता है बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ इन द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से कोई लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा और कुछ लाइट को वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो जब रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो जो लाइट को वो हमारे तक पहुंचाएगा आंखों तक, हमें उस चीज का वही कलर नजर आएगा, विच इज 400 to 700 नैनोमीटर। और ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बीच की रेंज होगी, विजिबल रेंज की, विजिबल रेंज होगी। विजिबल रेंज मतलब 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की वेवलेंथ की रेंज होगी। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की वेवलेंथ की रेंज होगी। एंड ट्रांसमिट्स और रिफ्लेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द वेवलेंथ। एंड इट ट्रांसमिट्स और रिफ्लेक्ट्स, क्योंकि कुछ को ये एब्जॉर्ब कर लेगा विजिबल में और कुछ को ये ट्रांसमिट कर देगा या रिफ्लेक्ट कर देगा। ईच वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट कलर, और हर वेवलेंथ जो विजिबल लाइट की होगी वो एक कलर देगी। जैसे अगर हम बात करें विबग्योर की, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर हम रेड की बात करें तो ये 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है, 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है। जबकि वॉयलेट की बात करें तो ये 700 नैनोमीटर की होती है। तो हर एक वेवलेंथ का एक रेंज है और उस रेंज में वो एक कलर दिखाता है। जैसे 700 नैनोमीटर के आसपास आपको वॉयलेट कलर दिखाई देगा, 400 नैनोमीटर के आसपास आपको रेड कलर दिखाई देगा, 460 के आसपास आपको ऑरेंज कलर दिखाई देगा, 510 के पास आपको येलो कलर दिखाई देगा। तो ऐसा जो रेंज होता है वेवलेंथ का, वो आपको एक स्पेसिफिक कलर देता है। और कलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही एक रूप होती है, क्योंकि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वो आपकी आंखों तक आती है।
कुछ सब्सटेंस से टकराकर एब्जॉर्ब, मतलब कुछ सब्सटेंस के अंदर एब्जॉर्ब होती है, कुछ टकराकर आपकी आंखों तक आती है। जो टकराकर आपकी आंखों तक आएगी आपको वो सब्सटेंस का वही कलर नजर आएगा। सपोज करो मेरी आंखों में रेडिएशन आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 400 नैनोमीटर की, तो 400 नैनोमीटर बिलोंग्स टू रेड कलर, तो मुझे उस सब्सटेंस का जहां से वो आ रही है वहां पर मुझे रेड कलर दिखाई देगा, तो मुझे लगेगा ये सब्सटेंस रेड कलर का है उसके, क्योंकि उससे उसको जब भी देखता हूं तो उससे जो रेडिएशंस मेरी आंखों में आ रही है वो 400 नैनोमीटर वाली आ रही है, एंड 400 नैनोमीटर करस्पॉन्ड्स टू रेड कलर। 700 नैनोमीटर की आती तो मैं बोलता वो सब्सटेंस वायलेट कलर का है, क्योंकि मेरी आंखों में रेडिएशन 700 नैनोमीटर के करस्पॉन्ड आ रही है, जो वायलेट कलर की रेडिएशन होती है, वायलेट कलर की लाइट की रेडिएशन होती है, तो वो वायलेट कलर मेरे को सब्सटेंस का नजर आएगा। ये फंडा होता है। White light such as sunlight is a combination of all colors. An object that absorbs all visible light appears black. अगर व्हाइट लाइट, अगर मुझको सातों रंग एक साथ आ रहे हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग अगर मेरे पास इक्वल प्रोपोर्शन में आ रहे हैं तो मुझे व्हाइट लाइट नजर आएगी। और अगर एक भी कलर नहीं आ रहा, मान लो कोई सब्सटेंस पर व्हाइट लाइट आई, उसने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, आपकी आंखों तक कोई रिफ्लेक्ट नहीं करके नहीं पहुंचाया, तो आपकी आंखों तक कुछ कलर नहीं पहुंचा, आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। अंधेरा आ गया मतलब आपको सब्सटेंस का ब्लैक कलर नजर आएगा। सो इट सीम्स कि वो सब्सटेंस ब्लैक कलर का है। स्क्रीनशॉट लें, ये वो थ्योरी थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमने रिलेट करी थी। ये वो थ्योरी थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमने रिलेट करी थी। नाउ मूविंग अहेड, the crystal field splitting energy for most of the complex is of the same order of the magnitude as the energy of a photon of visible light. अब ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस का जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, ये वही एनर्जी है जो एक फोटोन के पास होती है, जो कि लाइट रे से एमिट होता है। मतलब जो लाइट रेज जिससे बनी होती है फोटोन, ये उसी फोटोन की एनर्जी के लगभग ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस में CFSE की वैल्यू होती है। इट इज देयरफॉर possible for a transition metal complex to absorb visible light, which thereby excites electron from the lower energy d orbital into the higher energy ones. और ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स का मेटल एटम विजिबल लाइट को, विजिबल रेंज में जो मौजूद होगी लाइट, उसके बराबर की एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, और जिसकी वजह से आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको कलर दिखाई देगा। कलर कैसे दिखाई देगा? मान लो आपके पास, CFT इसके लिए जिम्मेदार है, समझेंगे। मान लो आपके पास एक मेटल का d ऑर्बिटल है, पहले वो डीजनरेटेड है। डीजनरेटेड क्यों है? डीजनरेटेड क्यों है? क्योंकि हमने उसको मान लिया है, क्योंकि हमने उसको मान लिया है कि वो सेम एनर्जी लेवल्स पर है, क्योंकि अभी उसको लिगेंड अप्रोच नहीं किया है, और जब तक लिगेंड अप्रोच नहीं करेगा तो वो सब सेम एनर्जी लेवल पर होंगे। जब सेम एनर्जी लेवल पर होंगे तो वी कॉल दिस एज डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, तो वी कॉल्ड इट एज डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, तो हमने उसको डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स कहा है। लेकिन जैसे इस पर लिगेंड अप्रोच करेगा, जैसे इस पर लिगेंड अप्रोच करेगा तो ये स्प्लिट अप हो जाएंगे। मान लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से स्प्लिट अप होगा। 3 ऑर्बिटल का एक सेट T2G ऑर्बिटल और 2 ऑर्बिटल का एक सेट EG सेट बनेगा। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसमें हमारे पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है इन दोनों के बीच का, जिसको हम बेशक अनडाउटेडली डेल्टा नॉट बोलते हैं, जिसको हम अनडाउटेडली डेल्टा नॉट कहते हैं, वो डेल्टा नॉट की एनर्जी जो है वो लगभग लाइट, विजिबल लाइट के फोटोन की एनर्जी के बराबर है। मतलब विजिबल लाइट के फोटोन की एनर्जी के बराबर ये डिफरेंस इन एनर्जी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप विजिबल लाइट उस पर देकर मारोगे किसी भी d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जैसे ही उस एटम पर आपने विजिबल लाइट मारी तो विजिबल लाइट के बराबर के एनर्जी थ्रू फोटोन, विजिबल लाइट का जो फोटोन होगा उसके बराबर की एनर्जी को वो एब्सॉर्ब कर लेगा, क्योंकि वो आप इस पर स्ट्राइक कराओगे। सपोज करो आपने स्ट्राइक करा दी रेड लाइट, सपोज करो आपने स्ट्राइक करा दी ये रेड लाइट, तो आपने एक रेड कलर की EMR भेजी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। आपको पता है EMR कैसे ट्रैवल करेगी, 11th क्लास में हमने पढ़ा है, बिकॉज
कोई भी रेडिएशन जो होती है उसके पास वेव एंड पार्टिकल दोनों नेचर होता है, और पार्टिकल नेचर का प्रमाण इस बात पे पता चलता है कि वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है। वो छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोन। बेसिकली उसको हम क्वांटा कहते हैं, बट क्योंकि लाइट का पार्टिकल है तो उसको हम फोटोन कहेंगे। तो वो फोटॉन्स को हमने एमिट करा, और उस फोटोन में इतनी एनर्जी है जो इनके बीच का डिफरेंस के बराबर है, बल्कि कहना चाहिए ज्यादा ही है। तो ये इलेक्ट्रॉन उस बराबर के फोटोन को, जिसके पास उतनी एनर्जी है, उस बराबर की एनर्जी के फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके ये खुद को क्या कर लेगा, ऊपर हायर ऑर्बिटल ईजी की तरफ शूट करेगा। संपट पड़ रही है मेरी बात? हायर एनर्जी के ऑर्बिटल की तरफ शूट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास वो एनर्जी है, इसके पास उतनी एनर्जी है जो इस बैरियर को क्रॉस करने में काम आ जाएगी। किसके पास है वो? रेड कलर की ईएमआर के पास। रेड कलर की ईएमआर के पास, और रेड हो, ऑरेंज हो, येलो हो, इंडिगो हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, वॉयलेट हो, कोई भी कलर हो, लेकिन उन सभी विजिबल लाइट्स, उन सारे कलर्स के बीच में, उन सारे कलर्स के पास इतनी एनर्जी है जो इस डेल्टा नॉट को भरपाई कर सकती है, इस डेल्टा नॉट की पूर्ति कर सकती है। तो भैया उस बराबर की एनर्जी के फोटोन को उन्होंने एब्जॉर्ब करा। जैसे ही एब्जॉर्ब करा तो ये क्या हो गया, ये शूट अप हो गया। जैसे ही शूट हुआ तो ये हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच गया। अब ये हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच गया तो ये यहां पहुंच गया, T2G से EG जंप करके। हालांकि ये बहुत देर वहां रहेगा नहीं, ये वापस नीचे भी आएगा जैसे ऊपर गया था, और जब ये नीचे आएगा तो उस दौरान एक लाइट रे को एमिट करेगा। उस तरीके से एक EMR के फोटोन को एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये एमिट करेगा, हमको उसका बाउंड का वही कलर, हमें उस सॉल्ट का वही कलर नजर आएगा। सो दैट बिकम्स द कलर ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स। समझ में आया कलर का फंडा? और ऐसा कोऑर्डिनेशन में क्यों हो पाता है और हमारे सिंपल सॉल्ट में क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये डी ऑर्बिटल्स के दो अलग अलग एनर्जी लेवल सिर्फ आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मिलता है। क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने हमें यह बताया है कि डी ऑर्बिटल्स की तरफ जब भी लिगेंड अप्रोच करेगा तो जो मेटल का डी ऑर्बिटल है वो दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और एक हायर एनर्जी ऑर्बिटल। और जब हम इलेक्ट्रॉन उस पर लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पर जब हम एक पर्टिकुलर विजिबल लाइट का ईएमआर स्ट्राइक कराएंगे, विजिबल लाइट की रेंज का कोई फोटोन स्ट्राइक कराएंगे, तो उस फोटोन के पास, उस ईएमआर के पास इतनी एनर्जी होगी कि जो दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा नॉट कहते हैं उसकी भरपाई कर देगा। मतलब उससे इनफैक्ट ज्यादा ही एनर्जी उसके पास होगी, तो वो डेल्टा नॉट की बड़ी आसानी से भरपाई कर देगा। और डेल्टा नॉट की भरपाई होना मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी जाना जिससे ये ऊपर वाले ऑर्बिटल्स की तरफ मूव कर सकता है। तो ये तुरंत शूट होगा ऊपर वाले ऑर्बिटल्स की तरफ, क्योंकि ये बैरियर इसका अब बहुत आसानी से पार हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हमने फोटोन स्ट्राइक कराया तो उसके पास उतनी एनर्जी थी। तो जैसे ये ऊपर पहुंचेगा ये बहुत देर वहां रुकेगा नहीं, ये पहुंचने के बाद तुरंत वापस नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो एक ईएमआर एमिट करेगा जो हमारी आंखों तक आएगी, और हमारी आंखों में उस कंपाउंड को देखकर फिर वही कलर नजर आएगा जो हमें उस कॉम्प्लेक्स का कलर बताने पर मजबूर करेगा। संपट पड़ गई पूरी थ्योरी। तो यहां से हमें उस कॉम्प्लेक्स का एक पर्टिकुलर कलर नजर आता है, और ये सिर्फ आपको कॉम्प्लेक्स में होता है, क्योंकि ये जो डी ऑर्बिटल T2G से डी ऑर्बिटल EG में इलेक्ट्रॉन गया है, जहां से वो वापस आया है, वो सिर्फ आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ही हो सकते हैं। आयोनिक सॉल्ट्स में, जो सिंपल सॉल्ट्स होते हैं, आपके घर में यूज होने वाला जो देश का नमक टाटा नमक है, उसमें वो चीज नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें कोई डी ऑर्बिटल स्प्लिट ही नहीं हो रहा। पहली बात तो उसमें NaCl है, किसी के पास डी ऑर्बिटल ऐसा सच है भी नहीं। लेकिन मान लो कोई और हैवी सॉल्ट ले लो आप, तो उसमें भी आप देखोगे कि आयोनिक सॉल्ट्स में डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप नहीं होगा, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज मेंट ओनली फॉर कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स, is only meant for complex salts, is only meant for coordination compounds. They are not meant for ionic compounds. d orbital split up होगा, ये सिर्फ coordination compound में होगा, ये ionic compounds में नहीं होगा। तो फिर d orbital split up चूंकि इसमें ही होगा, तो इसमें आपका एक lower energy d orbital बनेगा, इसमें ही आपका एक higher energy d orbital बनेगा, इसमें ही आपका एक हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल बनेगा। तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी इसी में इलेक्ट्रॉन शूट करेगा,
हायर टू इलेक्ट्रॉन, इसी में इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो इसी में फिर आपको कलर नजर आएगा। अदरवाइज बाकी सॉल्ट्स में जो सिंपल सॉल्ट्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स के अलावा आपको डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग किसी में नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बाद लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल से में, और वापस हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, वो जिम्मेदार होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर का, जिसको इन शॉर्ट हम कह देते हैं डी ट्रांजिशन, जिसको हम इन शॉर्ट कह देते हैं डी transition, which is completely responsible for the color of the complex compounds, which is completely responsible for the color of the complex compounds. तो complex compounds के color के लिए completely responsible for the color of the complex compounds, which is completely responsible for the color of the complex compounds. तो complex compounds के कलर के लिए ये पूरी तरीके से कौन जिम्मेदार है? डी ट्रांजिशन जिम्मेदार है। तो डी ट्रांजिशन जो है ये कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए 100% जिम्मेदार है। डी ट्रांजिशन, ये कहते हैं डी ट्रांजिशन। और ये सिर्फ किस में हो सकता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में, सिर्फ कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स में। आयोनिक सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स, इनमें नहीं हो सकता, क्योंकि वहां डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ही नहीं है कि डी से डी इलेक्ट्रॉन मूव करे, ठीक है ना। और डी से डी कहां? लोअर से पहले हायर, फिर हायर से लोअर। कलर कब दिखेगा? जब हायर से लोअर वो वापस ड्रॉप होगा तो ईएमआर रिफ्लेक्ट करेगा विजिबल रेंज की, और वही विजिबल लाइट में हमें क्या दिखेगा? कलर। जनरली इसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जैसे रेड का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, जिससे वो व्हाइट बना सकता है, जिस कलर के साथ मिलकर वो व्हाइट कलर बन सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें एमिशन के दौरान मिलेगा। जैसे रेड को एमिट किया तो रेड के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब जिसके साथ रेड मिलकर व्हाइट बन जाए। वेबग्योर में वो ऑपोजिट कलर होता है, जिसके साथ मिलकर वो व्हाइट बन जाए, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर जरूर एमिट होता है और हमें उस कॉम्प्लेक्स का फिर वही कलर नजर आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So for example, in the complex TiH2O6, Ti3 has only one 3d इलेक्ट्रॉन। ये लगभग मैंने Ti का ही बताया, टाइटेनियम का। It has only one 3d इलेक्ट्रॉन। तो 3d इलेक्ट्रॉन अगर एक है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो it has only one 3d इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखो, its spectrum shows a single absorption peak at about 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम के आसपास यहां पर आपको एक एब्जॉर्प्शन पीक दिखाई देगी। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शूट करेगा बाय एब्जॉर्बिंग ईएमआर ऑफ दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ। 5000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। 5000 एंगस्ट्रॉम आप समझ रहे हो, मतलब 500 नैनोमीटर के आसपास। 500 नैनोमीटर के आसपास मतलब येलो कलर की रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, येलो या ऑरेंज कलर, विच corresponds to an energy of about 240 kilojoules per mole। और ये कैसे पता चला? क्योंकि 240 kilojoules per mole की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और 240 kilojoules per mole इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। मतलब इस कॉम्प्लेक्स का जो डेल्टा नॉट होगा, जो ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा लोअर एनर्जी T2G और हायर एनर्जी EG के बीच का, उस डिफरेंस से ज्यादा एनर्जी है जो आपने EMR उस पर भेजी है और उसने एब्जॉर्ब करी है, and is sufficient to excite the electron from T2G to EG orbital. So electron will suddenly shoot from T2G to EG orbital. This means that green and yellow portions of the light are absorbed. तो मैंने कहा था ना येलो के आसपास, तो ग्रीन या येलो के आसपास का जो कलर होगा वो पोर्शन ऑफ द लाइट विल गेट एब्सॉर्ब्ड एंड इट मेक्स द कलर ऑफ द कंपाउंड पर्पल, विच इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेडिएशन एब्सॉर्ब। और इससे आपको पर्पल कलर दिखाई देगा बिकॉज पर्पल इज दी कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू दैट ऑफ येलो। तो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो पर्पल है, तो इसलिए आपको उसका जो कलर दिखाई देगा वो करीबन पर्पल कलर आपको दिखाई देगा। पर्पल मतलब वो करीबन वॉयलेट के आसपास का, क्योंकि येलो ग्रीन के आसपास का पोर्शन उसने एब्जॉर्ब करा है, तो उसका ऑपोजिट कलर जो होगा वो पर्पल होगा। ऑपोजिट समझ गए? दो कलर को मिलकर आप क्या बनाते हो? व्हाइट लाइट। सपोज करो दो कलर से मिलकर अगर वहां व्हाइट लाइट बन रही है, तो एक कलर कोई एक ओरिजिनल कलर होगा, दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। That's what we call as complementary color. स्क्रीनशॉट लें इस थ्योरी का, आगे और चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें, आगे और चर्चा करेंगे फिर इसकी। ठीक है, तो कलर का वही फंडा हमने देखा कि आप नीचे से इलेक्ट्रॉन T2G से EG ले जाओगे हायर एनर्जी पे, फिर हायर एनर्जी से नीचे भी वापस आएगा। तो वो उसने
एक पर्टिकुलर रेडिएशन के बराबर के फोटोन को एमिट किया, एक पर्टिकुलर रेडिएशन के बराबर जो एनर्जी थी, जो एनर्जी CFSE के या तो बराबर होगी या CFSE से ज्यादा होगी, उस एनर्जी के फोटोन को एब्जॉर्ब करा, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे भी आएगा। फर्दर व्हेन द एनर्जी ऑफ द फोटोन h nu is equal to the difference between the lower and higher d orbital energy levels, and electron is promoted from a lower to higher level. So electrons will promote from a lower energy level to the higher energy level. तो lower energy से वो higher energy orbital पे promote करेगा. If the wavelength of the photon absorbed by an ion lies outside the visible region, then the transmitted light looks the same as the incident light. अगर वेवलेंथ जो है फोटोन के एब्जॉर्ब बाय एन आयन लाइज आउटसाइड द विजिबल रीजन, मान लो विजिबल रीजन से बाहर की तरफ लाई कर रहा है, मतलब उसने कोई ऐसी रेडिएशन एब्जॉर्ब करी है जो विजिबल रेंज में नहीं आती, देन द ट्रांसमिटेड लाइट लुक्स लाइक द सेम एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी, जो वहां से गुजरेगी, वो एक्चुअली इंसिडेंट लाइट जो आपने स्ट्राइक करवाई है उसके जैसे ही बिल्कुल दिखेगी। ट्रांसमिटेड लाइट विल लुक द सेम एज द इंसिडेंट लाइट व्हाइट एंड आयन अपीयर्स कलरलेस, और उस केस में वहां पर आपको कलरलेस जो होगा सॉल्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सिर्फ कलर कब होगा? जब वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। इन शॉर्ट कंक्लूड करें अगर इस बात को, तो वो जब विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तभी आपको उसका कलर दिखाई देगा। अगर विजिबल लाइट से बाहर का कोई उनने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, मान लो उन्होंने कोई ऐसा फोटोन एब्जॉर्ब किया जिसकी एनर्जी विजिबल रेंज की एनर्जी से बाहर है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, उस केस में वो हमेशा सॉल्ट कलरलेस होगा, जैसे कि आयोनिक सॉल्ट्स होते भी हैं, तो वो इसलिए कलरलेस होते हैं। तो यहां पर भी कलरलेस बिल्कुल पॉसिबल है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं, या कह लो कलरलेस होते हैं, क्योंकि वो विजिबल रेंज के बाहर की लाइट के बराबर की एनर्जी के फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसलिए फिर वहां से जो कलर निकलता है, जो रिफ्लेक्ट बैक होता है, वो हमें कलरलेस दिखता है, क्योंकि कोई कलर वहां से एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये फंडा आपको देखने को मिलेगा। नाउ मूविंग अहेड, the colored nature of a solution of coordination compounds can also be explained on the basis of crystal field theory, because in coordination compounds the energy difference between two sets of d orbitals is usually small. तो crystal field theory से ही ये फंडा एक्सप्लेन कर सकते हो, because in coordination compounds the energy difference between two set of orbitals, two set of d orbitals कौन से हैं? T2g और Eg की बात कर रहे हैं, is very small, explained by crystal field splitting. Thus, excitation of an electron from lower energy level to higher energy level is very easy. तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, वो बड़ा आसान होगा, एंड कैन बी अचीव्ड इवन बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लो एनर्जी रेडिएशंस ऑफ विजिबल रेंज। और इनफैक्ट जिन लाइट रेस की, जिन EMRs की लो एनर्जी है, रेड की है, ऑरेंज की है, येलो की है, तो जिनकी लो एनर्जीज हैं उनको भी क्या कर सकते हो आप? एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हो, क्योंकि CFSE जो है वो कम है इस केस में। So as a result of the absorption of such selected wavelengths of visible light, the complexes appeared colored. तो इस वजह से क्या होगा? आपको colored complexes दिखाई देंगे, क्योंकि वो visible light की किसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो रेडिएशन उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर की रेडिएशन को एमिट करेंगे, और जो कलर को एमिट करेंगे वही हमारी आंखों तक आएगा, हमें वही कलर नजर आएगा। Relationship between the lambda of light absorbed and the color observed can be exemplified as follows. तो lambda of light जो absorbed हुआ है और उसके बाद जो कलर हमें मिला है, observed हुआ है, वो इस तरीके से एग्जाम्पल किया गया, एग्जाम्प्लीफाइड किया गया है, ये आपके सामने, ठीक है, ये आपके सामने, और ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के हिसाब से आया है। देखो, जैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी है COCl NH3 होल 5 2+, अब इसने जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करी वो 535 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब करी, मतलब इस पर जैसे हमने विजिबल लाइट डाली तो इसने येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया, बाकी सब ट्रांसमिट कर दी, येलो को एब्जॉर्ब कर लिया। येलो को एब्जॉर्ब करा क्योंकि 535 नैनोमीटर की वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया था, और इस वेवलेंथ की जो करस्पॉन्डिंग लाइट है वो येलो कलर है, इस वेवलेंथ के जो करस्पॉन्डिंग लाइट है वो येलो कलर है, तो मतलब उसने येलो कलर की EMR को एब्जॉर्ब किया। एमिट उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री है वॉयलेट, तो वॉयलेट कलर को वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, तो दिस विल बिकम वॉयलेट कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो बेसिकली जो येलो है, येलो का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो है वॉयलेट, येलो का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो है वॉयलेट। इस कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें CONH3 होल 5 H2O होल 3, तो यहां पर होल 3 आएगा, H2O आएगा, अच्छा ठीक है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस बिकम्स 3+, देन यह यहां पर आएगा 3+। इसने जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी है लाइट की वो 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है,
विच करस्पॉन्ड्स टू ब्लू ग्रीन कलर। जो ब्लू ग्रीन कलर होता है, येलो के बाद जो आ जाता है हमारा ब्लू और फिर ग्रीन, तो वो ब्लू ग्रीन कलर की जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री देयर विल बी रेड कलर, जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री देयर विल बी रेड कलर। तो यहां पर आपके पास रेड कलर होगा, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री आपका यहां ब्लू कलर है, जिसको मिलकर यहां पर व्हाइट लाइट बनेगी। तो ये आपका रेड कलर की लाइट आपको एमिट होगी और आपको वही कोऑर्डिनेशन एंटिटी का कलर दिखेगा, वही उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर दिखेगा। तो यहां पर आपको जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर नजर आएगा वो रेड कलर आपको उस कॉम्प्लेक्स का नजर आएगा। तो दैट बिकम्स रेड इन कलर। इस कॉम्प्लेक्स की बात करें CONH3 की, इसने 475 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करा, 475 नैनोमीटर, विच इज समवॉट रिलेटेड टू ब्लू कलर। तो ब्लू कलर के करस्पॉन्डिंग ये है और ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर विल बी येलो ऑरेंज। तो यहां पर आपको येलो ऑरेंज मिलेगा, तो यहां पर आपको येलो ऑरेंज का कलर मिल जाएगा, येलो ऑरेंज टाइप का, ठीक है। मिक्सचर ऑफ रेड, रेड के बाद जस्ट येलो ऑरेंज आता है, तो दैट विल बी येलो ऑरेंज। तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री विल बी समवॉट येलो ऑरेंज। देन वी हैव COCN(3) 310 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, विच इज बेसिकली अल्ट्रावायलेट। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, सो यू विल गेट दी पेल येलो कलर, क्योंकि जो इसका करस्पॉन्डिंग कलर है, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है कहना चाहिए, वो पेल येलो है, भद्दा येलो, एकदम फेड येलो। तो वो फेड येलो कलर का आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखेगा। COH2O(4) 2+ का चार्ज है, तो ये 600 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, विच करस्पॉन्ड्स टू रेड कलर। रेड कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और इसका करस्पॉन्डिंग जो है वो ब्लू कलर है, तो यहां पर आपको ब्लू कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलेगा। मतलब वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपको ब्लू कलर की नजर आएगी, ब्लू कलर की नजर आएगी, ठीक है। सो दैट बिकम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर। एंड देन वी हैव TiH2O(6) जिसके पास 498 की अगर नैनोमीटर की वेवलेंथ के बराबर EMR डालोगे तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। 498 नैनोमीटर के आसपास की जो EMR होती है वो ब्लू ग्रीन कलर की होती है, तो ब्लू ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और लगभग पर्पल कलर या पर्पल रेडिश कलर आप इसको कह सकते हो। तो पर्पल कलर की जो उसका कॉम्प्लेक्स होगा उसको आपको वो कलर नजर आएगा। तो आपको इधर पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स नजर आएगा, विच इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ दैट कलर। तो हमेशा याद रखना, वहां पर आप विजिबल लाइट की अगर स्ट्राइक करते हो EMR को, विजिबल रेंज में जो EMR आती है उसको अगर आप स्ट्राइक करते हो, तो उसमें से वो सारी रेस को तो ट्रांसमिट कर देगा, अपने अंदर से निकाल देगा, लेकिन एक रे को वो एब्जॉर्ब करेगा। जिस रे की एनर्जी को वो कहां यूज करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने में। जो उसका लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन है, d ऑर्बिटल का, हायर एनर्जी में वो चला जाएगा, लोअर टू हायर। इसको कहेंगे dd ट्रांजिशन, क्योंकि d से निकला और d में गया, ठीक है। d के T2g से निकला और d के EG में गया, लेकिन है तो दोनों ही d ऑर्बिटल, क्योंकि d ऑर्बिटल को टुकड़ा करके, d ऑर्बिटल के टुकड़े करके ही उसको बनाया गया है। तो d ऑर्बिटल के पार्ट करके उसे बनाया, तो T2g से EG चला गया। अब EG से जब वापस T2g आएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो एमिट करेगा और वही कलर हमें हमारी आंखों में आएगा और उस कॉम्प्लेक्स को देखकर हमें फिर वही कलर दिखाई देगा। तो इसलिए हम उस कॉम्प्लेक्स को उसी कलर से डिनोट करेंगे जो उसके एब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। These are the complementary colors. इसको लिख देते हैं। Coordination of quantity, color of coordination entity is nothing but the complementary color. So this becomes its complementary color. So this becomes its complementary color. Complementary color ये बन जाएगा। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेने इस पूरे चार्ट का, इस पूरे टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ओके, तो यहां पर मेनली जो कलर के पीछे का रीजन हमने दिया है वो एक रीजन है जो इसमें dd ट्रांजिशन हमने समझा है कि d ऑर्बिटल्स जब दो पार्टों में बढ़ जाता है तो एक लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है एक पर्टिकुलर EMR को एब्जॉर्ब करके। जब वो वापस इलेक्ट्रॉन आता है तो डी एक्साइट होता है वो, डी एक्साइटेशन में वो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने अंदर से एनर्जी एमिट करेगा विच विल बी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू दैट व्हाट इट हैज एब्जॉर्ब्ड। तो जो भी इसने एब्जॉर्ब किया होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये क्या करेगा, एमिट करेगा, रेडिएट करेगा, जिसको हमारी आंखों में देखकर हमारी आंखों में आएगा और वही कलर हमें उस कॉम्प्लेक्स का दिखेगा। क्लियर है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कलर के पीछे रीजन पूछा जाता है बोर्ड लेवल पर, तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया है, आगे भी आ सकता है कि क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर दिखाते हैं जबकि जो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं, जो सिंपल सॉल्ट्स होते हैं, जो डबल सॉल्ट्स होते हैं वो आपके कलरलेस होते हैं ज्यादातर, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको कलर क्यों दिखता है। अगर एक वर्ड का आंसर लिखना है आपको, 1 मार्क का है या फिर आधे मार्क का है, तो आपको वहां पर लिखना है dd ट्रांजिशन की वजह से।
बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन। तो डी डी ट्रांजिशन इसका रीजन है। अगर 2 नंबर का आ गया तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो डी डी ट्रांजिशन होता हुआ दिखाना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाते हुए दिखाना पड़ेगा एक पर्टिकुलर ईएमआर की रेडिएशन के बराबर एनर्जी अब्सॉर्ब करके, और फिर हाइयर से लोअर में भी इलेक्ट्रॉन को वापस लेकर आना पड़ेगा, और ये बोलना पड़ेगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहां से निकलेगा। ठीक है, तो ये पूरा तरीका होता है कलर का, ये पूरा फिनोमिना होता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमें कलर नजर आता है। ठीक है, अब अगला जो वीडियो होगा वो हमारा होगा लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये तो सारी चीजें थी जिसकी अभी तक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने की सपोर्ट से हम बता पाए, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जैसे कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसको इन सारी बातों को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की कब डिफाइन कर पाए, जब हम कलर के बारे में बात कर पाए, जब हम कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मतलब जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में जान पाए, तभी हम जान पाए कि भैया मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, तभी हम जान पाए कि कलर क्या होगा। लेकिन आपको पता है कि कई ऐसी चीजें भी हैं जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं बता पाया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत सारी बातें जो नहीं एक्सप्लेन कर पाया, वो बन जाती हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस। उसी लिमिटेशंस को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर शायद ही ऐसी कोई क्लास का सिलेबस होगा या शायद ही कोई ऐसे एग्जाम का सिलेबस होगा जो आपको नहीं मिलता एमबी पर। आपको 100% सारी चीजें जो है मैग्नेट ब्रेन्स पर फुल सिलेबस कवरेज होता है। फिर चाहे आप नर्सरी से लेकर 12th तक किसी भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट देख लो, या आप सीबीएसई बोर्ड पर देखो या रीजनल बोर्ड पर देखो, सब मिलेंगे। या आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप सिलेबस देखो, या अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जैप, कैप, ये कोई से भी एग्जाम्स को आप देखो, इन सबका कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कवरेज अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर तो है ही, साथ आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी ये पूरा अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जो magnetbrains.com, वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा एज बल्कि मिलता है, क्योंकि वहां पर आपको कोई भी लेक्चर ढूंढना नहीं पड़ेगा, वहां पर आपको प्लेलिस्ट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, आपको एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में वहां पर कोर्स मिलेगा। आपको बस अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम सेलेक्ट करना है, पूरा कोर्स आपके सामने वहां पर आ जाएगा, जिसमें प्रॉपर सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स होंगे। वहीं पर आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मिल जाएगी, बैक एक्सरसाइज मिल जाएगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स मिल जाएंगे, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी। मतलब कंप्लीट जो तैयारी के लिए आपको चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो कंप्लीट तैयारी आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर मिल जाएगी। और अच्छी बात, कोई कूपन कोड नहीं लेना, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लगा लेना, कोई प्रीमियम पैकेज नहीं खरीदना, क्योंकि 100% एजुकेशन फ्री है। 100% जैसे आप YouTube चैनल पर लेक्चर्स फ्री देखते हो, वैसे आप वेबसाइट पर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखोगे। और सारे लेक्चर्स मोबाइल से, टैबलेट से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, सभी से एक्सेस होंगे। और अब तो नया फीचर भी आ चुका है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आप बुक्स और ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। आप ई बुक्स जो होती है ना, जैसे आप पूछते थे ना कि सर मैं आईआईटी के लिए कौन सी बुक को फॉलो करूं, सर मैं 12th केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक को फॉलो करूं, तो वो अब हेडेक खत्म। मैग्नेट ब्रेन्स की आप बुक बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हो ई बुक्स के फॉर्मेट में, हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुंच जाएगी। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर जाना है और वहां पर क्लिक करके सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है। वो लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आप पूरी तरीके से वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, और वेबसाइट पर आप सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो जो मैं यहां पर बोल रहा हूं। तो भैया इतना सारा खजाना है, और सिर्फ इसको अकेले नहीं खाना है आपको, इसको आपको लोगों तक पहुंचाना भी है। जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हो, जितने तुम्हारे बैचमेट्स, स्कूलमेट्स, कॉलोनीमेट्स, क्लासमेट्स हो, उन तक पहुंचाना है। जितने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, टेलीग्राम चैनल बनाए, सब तक ये चीजें अवेयर करो, लोगों तक पहुंचाएं, चैनल का लिंक लोगों तक पहुंचाएं, और बोले भैया चैनल भी सब्सक्राइब करें और वेबसाइट भी एक्सप्लोर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।